तो देखिए इसमें है क्या, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं, बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसमें हम करते क्या हैं, जब भी हमको Cl2 बनानी हो, ठीक है, सुन लीजिए, हम क्या करते हैं, क्लोरीन बनाने के लिए मेनली HCl का यूज़ किया जाता है। ठीक है, HCl जो है, सिद्धांत की अगर बात करें हम, तो HCl को ऑक्सीकृत किया जाता है। बस HCl + O2 गिव्स आउट Cl2। क्या करते हैं हम, केवल एक सिद्धांत है ये कि HCl को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकृत कर रहे हैं, यानी HCl की ऑक्सीजन से क्रिया कराई, HCl काहे में, ठीक है, HCl को हमने क्या कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया, और वो काहे में परिवर्तित हो गया, क्लोरीन में परिवर्तित हो गया। सिर्फ इतना सा सिद्धांत है। हमको इस चित्र के थ्रू क्या करना है, बस यही सिद्धांत अप्लाई करना है। तो हम करते क्या है, इसमें 2-3 चीज़ें आप देखिए। जो पहला कक्ष है, पहले कक्ष को हम उत्प्रेरक कक्ष या ऑक्सीकारक कक्ष कहते हैं, क्योंकि इसी में ऑक्सीकरण का प्रोसेस हो जाता है। अब हमने किया क्या, इस वाले कक्ष में जो आपका पहला कक्ष है, इसमें HCl और वायु के मिश्रण को ले लिया। किसको ले लिया, HCl और वायु के मिश्रण को ले लिया। इसके साथ साथ इसमें फ्यूमिंग स्टोन्स यानी झावा पत्थर, हो सकता है आपने देखे भी हो इस तरह के पत्थर। आपने देखा होगा कुछ पत्थर होते हैं जिनमें हल्के हल्के छिद्र जैसे होते हैं, देखें पत्थर होते हैं जिनमें क्या होते हैं, पत्थर 2 टाइप के होते हैं। एक बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ से होते हैं जिनमें आप पानी डालो तो नहीं जाएगा। एक पत्थर की प्रकृति होती है फ्यूमिंग स्टोन्स यानी झावा पत्थर। झावा पत्थर क्या करते हैं, उनमें सरंध्र प्रकृति होती है। सरंध्र प्रकृति का मतलब है उनमें छिद्र होते हैं बहुत महीन महीन, और वो क्या करते हैं, हल्के होते हैं। पत्थर जैसे बहुत भारी होता है, फ्यूमिंग स्टोन्स क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने अंदर पानी या जो भी कुछ है उसको सोख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फ्यूमिंग स्टोन्स क्या किए जाते हैं, यहाँ पर भर दिए जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं फ्यूमिंग स्टोन्स लिए हमने, उनको CuCl2 के विलयन में डुबो लिया। क्या कर लिया, फ्यूमिंग स्टोन्स को CuCl2 के विलयन में डुबो दिया, या CuCl2 के विलयन में हमने डाल दिया थोड़ी देर के लिए। जब डाल देंगे तो वो क्या करेंगे, CuCl2 को सोख लेंगे अपने अंदर। जब वो CuCl2 को सोख लेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उनको थोड़ा सा सुखा लिया। अब सुखा लिया तो उसके अंदर तो HCl ही है कि नहीं है, तो ऊपर से वो क्या हो गए हैं, ड्राई हो गए। अब इनको क्या कर दिया, इस उत्प्रेरक कक्ष में हमने रख दिया, तो वही लिखा हुआ है CuCl2। इसका मतलब ये फ्यूमिंग स्टोन्स हैं जो CuCl2 से भीगे हुए हैं। ठीक है, झावा पत्थर आप ऐसे मान लो, वही जब राम सेतु बना था, ये तो उस समय कुछ पत्थरों का यूज़ किया गया था राम सेतु बनाने में, जो कहा गया था कि तैरते हैं, वो फ्यूमिंग स्टोन्स ही थे। फ्यूमिंग स्टोन्स का मतलब है कि भाई हल्के होते हैं, वो पत्थर क्या होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए उनको, उनकी प्रकृति के हल्के होने का कारण क्या है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, सरंध्र टाइप की, उनमें महीन महीन छिद्र होते हैं, और पानी को वो क्या करते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। वो पत्थर पानी के ऊपर तैर सकते हैं। ये तो वो फ्यूमिंग स्टोन्स यहाँ पर लिए गए। फ्यूमिंग स्टोन्स को हमने CuCl2 में, ठीक है, डुबो दिया, डुबोने के बाद सुखाया, सुखाने के बाद इस कक्ष में रख दिया, फिर यहाँ से वायु और HCl के मिश्रण को भेजा गया। अब जब यहाँ से भेजा हमने, तो यहाँ पर कौन बन गई, क्लोरीन गैस बन गई। ठीक है, क्लोरीन गैस कहीं यहाँ नहीं बनती जाके इसमें अगले कक्ष में, इसमें कहाँ बन गई, क्लोरीन गैस यहीं बन गई। क्लोरीन गैस यहाँ बन गई, हमने इसको क्या कर दिया, कूलेंट के साथ भेज दिया। कूलेंट का मतलब है शीतलक के थ्रू, मतलब ठंडी होने के लिए भेज दिया हमने। क्यों, क्योंकि इसका ताप आपको बता चुके हैं कितना रखा है, लगभग 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका ताप कितना रखा गया है, 450 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। मतलब यहाँ से जो भी हमको Cl2 मिलेगी, वो कैसी मिलेगी, गर्म मिलेगी। उस गर्म Cl2 को हमने कहाँ भेज दिया, कूलेंट में भेज दिया, या आप कह सकते हैं कूलर में भेज दिया। और कूलर ने क्या किया, इसको ठंडा कर दिया। ठंडा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको धो लेते हैं। इसको जो Cl2 बनी है, ठंडा करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, धो लेते हैं। धोने से ये हो जाता है कि अगर उसमें कोई घुलनशील अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, तो वो अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं या फिर दूर हो जाती हैं। उसके बाद अगला कक्ष जैसा आपको दिख रहा है, धुलने के बाद क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। धुलने के बाद सुखाएंगे, सुखाने से मतलब है धुलने से जो H2O आया है, जब हमने धुला होगा तो किसकी उपस्थिति आ गई होगी, H2O यानी पानी की उपस्थिति आ गई होगी। उस पानी की उपस्थिति को हमको क्या कर लेना है, सुखा लेना है या सोख लेना है उसको। ठीक है, तो उसको अवशोषित करा लेना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, शुष्कन कक्ष में भेज देते हैं। और शुष्क करने के लिए उपयोग किसका किया जाता है, ये भी आप जानते हो, परमानेंट H2SO4। H2SO4 क्या करता है, पानी निकाल लेता है। तो इसका क्या करेगा, पानी निकाल लेगा, इसको शुष्क कर देगा। और शुष्क कर देगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, क्लोरीन मिल जाएगी। और क्या मिलेगा, क्लोरीन और वायु का मिश्रण ही मिलेगा।
नॉर्मल बिल्कुल प्लेन क्लोरीन नहीं मिलती, ये क्लोरीन है जो क्लोरीन प्लस वायु का मिश्रण मिलता है। ठीक है, जो क्लोरीन मिलती है वो बिल्कुल शुद्धतम नहीं मिलती है, वो वायु के मिश्रण के साथ, ठीक है, मिक्स अवस्था में मिलती है। ये आपका क्या है, क्लोरीन है, डीकन्विक्सेड क्लोरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, डीकन्विक्सेड जो क्लोरीन है, क्योंकि हैलोजन में एक ही है, पूरे के पूरे हैलोजन में पहले 2-3 प्रोसेस थे। पहले एक समुद्री नरकुल से आयोडीन का निर्माण था, कार्नेलाइट से ब्रोमीन थी, ठीक है, और डीकन्विक्सेड क्लोरीन थी। पहले 3 कंपाउंड थे, क्लोरीन भी बनाना था, ब्रोमीन भी होता था, आयोडीन भी होता था, इसलिए थोड़ा बंटवारा हो जाता था। अब इकलौता बचा है, अकेला राज कर रहा है। ठीक है, अकेला क्लोरीन बचा है पूरे के पूरे हैलोजन परिवार से, इसीलिए क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम इम्पॉर्टेंट ढूंढते हैं, हम आपको थोड़ा सा बता दें, आप अपने आप भी ढूंढ सकते हो इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट ढूंढने से ये होता है कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपने माना 4 चैप्टर हैं, समझ रहे हैं, आपने मान लिया 4 चैप्टर हैं कोई। अब इन 4 चैप्टर से आपको इम्पॉर्टेंट ढूंढना है, आप अपने आप भी लगा सकते हो यार, ठीक है, कि भैया हाँ ये इम्पॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा। अब हमको कोई सपना अपना तो आता नहीं है कि नहीं ये पेपर में आ रहा होगा तो हम आपको इम्पॉर्टेंट बता दें, एक अंदाज़ा ही लगता है, और अगर आप सोच समझ कर अंदाज़ा लगाएंगे तो वो लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, क्योंकि पेपर अंधी में नहीं बना दिए जाते। पेपर बनाने के लिए पेपर सेटर होते हैं, पूरे देखते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं उसका कैसा पेपर आ रहा है, किस तरह का है। तो पेपर रैंडम नहीं बना दिए जाते। ये नहीं कहा जाएगा कि लाओ हमसे एक पेपर मांग लिया गया, तुमसे एक पेपर मांग लिया गया, उनसे एक पेपर मांगा गया, 10 पेपर इकट्ठा हो गए, 6 या 7 सेलेक्ट कर दिए, ये नहीं चलता है वहाँ पर। वहाँ पे स्पेशल लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर सबसे पेपर नहीं मंगाए जाते हैं। वहाँ पर कुछ ही फैकल्टी है जो क्या करती है, पेपर बनाती है। तो पेपर बनाने के लिए होता क्या है, वो उनका काम बस वही है, मतलब उनकी नौकरी ही वही है कि पेपर बनाना है उनको। अब अगर पेपर बनाना है तो उनको क्या होगा, पता होगा कौन सा क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया, कौन सा उसके पहले पूछा गया, कौन इंपॉर्टेंट है, क्या है क्या नहीं। तो पेपर देखिए, उसके माइंड को हमें पढ़ना होता है बस, कि वो क्या सोच रहा होगा। हमने ना देखा है ना जानते हैं उसको, लेकिन बस इतना हमको दिमाग लगाना है कि वो क्या सोच रहा होगा। अगर हम ये सही समझ गए कि वो क्या सोच रहा होगा, तो हम भी वही सोच रहे हैं, बस पेपर फंस गया। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, जैसे मान लीजिए आपने 4 ले लो या 2 चैप्टर ले लो। अगर आपने 2 चैप्टर ले लिए तो नॉर्मली होता ये है, देखिए जब हम बंटवारा करते हैं तो बंटवारे के कुछ नियम होते हैं। नहीं, अब ऐसा तो नहीं होता कि मान लीजिए किसी बाप के 2 बेटे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई बाप है, उसके कितने हैं, 2 बेटे हैं, उनके बाद एक के एक ही लड़का है, समझ रहे हैं। इस तरह से समझिए, कोई ए है, इसके 2 बेटे हैं बी और सी। अब इसके एक ही लड़का है, ठीक है, डी मान लीजिए, बस एक है। इसके 4-5 हैं, ई एफ जी एच आई, मान लो ये हैं। अब जब बंटवारा होगा इनका, तो बंटवारा इनकी प्रॉपर्टी का होना है ना। तो अगर इनकी प्रॉपर्टी का होना है तो भैया आधा आधा ही तो जाएगा, इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा कि नहीं इनके 1 है, इनके कितने हैं, 5 हैं, यानी 6 हुए। इस प्रॉपर्टी के 6 हिस्से कर दो, क्या ऐसा होगा? 6 हिस्से तो नहीं करे जाएंगे, 2 हिस्से करे जाएंगे। फिर वो तुम्हारी जिम्मेदारी, एक हिस्सा आपको दे दिया गया 1/2 वाला, उसमें से आप 1/6 1/6 1/6 करते रहो। तो यही क्वेश्चंस का होता है। मान लीजिए 2 चैप्टर हैं, अब 2 चैप्टर में एक चैप्टर ऐसा है जिसमें 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं या 5 प्रोसेस है। दूसरा चैप्टर ऐसा है, ठीक है, कि जिसमें एक ही क्वेश्चन है, मतलब मेन। अब क्या है, जब पूछा जाने का रेशियो होगा तो इसका रेशियो कम से कम 80% होगा और इसका रेशियो कितना होगा, 20%। क्यों? क्योंकि इसमें 5 हैं, कभी पहला पूछ सकता है, कभी दूसरा पूछ सकता है, कभी चौथा पूछ सकता है। इसमें एक ही है, छोड़ सकते नहीं। ठीक है, जब सिलेबस बनाया जाता है तो देखा जाता है कि भैया छोड़ तो नहीं रहे हम चैप्टर, उसको छोड़ना है नहीं हमें, तो मजबूरन है कि वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे फास्फोरस वाले चैप्टर से ही बताया था, फास्फोरस वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, एक तो फाइबर विथ अमोनिया पढ़ी, एक कोस्टवाल विथ नाइट्रिक अम्ल पढ़ा और एक फास्फीन पढ़ी। 3 बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ठीक है, वही इस वाले चैप्टर से केवल एक गैस पढ़ी, क्लोरीन। अब अगर देखा जाए तो वो 3 और 1 ये बराबर है कि नहीं? उनमें 3 में से कोई पूछी जा सकती है, इसमें अकेला प्रबल दावेदार है कि अगर उधर से कोई आएगा तो इधर से भी कोई आएगा जरूर है।
ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि ये चीज़ क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यही अंदाजे लगते हैं। जैसे H2SO4 आपको बताते हैं क्यों पूछा जाता, क्योंकि भैया पूरी की पूरी ऑक्सीजन फैमिली में ढंग का एक ही क्वेश्चन है। पूरी की पूरी आप ऑक्सीजन फैमिली देखेंगे, ओजोन पूछी नहीं जाती, डाई ऑक्सीजन O2 कराई ही नहीं हमने आपको, पूछी नहीं जाती कभी। ठीक है, सल्फर का कोई कंपाउंड है नहीं, ऑक्सीजन का यहाँ भी कोई कंपाउंड और नहीं है, किसके अलावा, H2SO4 के अलावा। तो जब एक ही है पूरे की पूरी फैमिली में, एक कंपाउंड आपको मिल रहा है केवल, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसीलिए क्या किया जाता है, लगभग ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि भैया H2SO4 के बिना पेपर बनेगा नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत खास आदमी है घर का, उसके बिना कोई काम होगा नहीं। तो पेपर का बहुत खास आदमी है कौन, H2SO4। H2SO4 के बिना पेपर नहीं बनेगा, यानी H2SO4 आएगा जरूर पेपर में, चाहे जैसे आ जाए। इसी तरह से इस क्वेश्चन के आने के चांस रहते हैं कि भाई इस फैमिली से आपका हैलोजन परिवार से एक क्वेश्चन केवल निकल कर आता है, या तो ये मिल जाए या तो विवेचना मिल जाए, दो में से एक मिलना ही मिलना है। विवेचना अगर ऑक्सीजन की दे देंगे तो 100% श्योर है ये आ जाएगा, इधर इसको काट दिया तो इसकी विवेचना। दो ही क्वेश्चन मेन मिलते हैं, दो में से एक 100% आपको मिलना है। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या करें हम, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आपने लिख लिया था, ये लिख लिया था ना, ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन बनाती है। अब उसके बाद आपने आगे देखा है कि भैया वायु कुछ मिल रही है, तो उसके मिश्रण को हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ शोधित करना पड़ेगा। मतलब अभी हमने यहाँ से देखा है, अभी हमको यहाँ से क्या मिल गई, Cl2 मिल गया। अभी ये 3 प्रोसेस तो बाकी पड़े हुए हैं, जो आपको हमने बताया कि सबसे पहले क्या करना है, वही फ्यूमिंग स्टोन्स और ये सब ताम झाम जो था वो आपने लिख लिया। उसके बाद इसको इसमें भेजा गया, लगभग 450 डिग्री तक से गर्म किया गया, तो ऑक्सीकृत होकर कौन बन गई, क्लोरीन बन गई। ये तो बस इसी चैम्बर का काम हुआ अभी ना, इस चैम्बर ने क्या कर दिया, यहाँ भेज दिया। अभी कूल करेंगे, फिर इसको धोएंगे, फिर उसके बाद सुखाएंगे, तब जाके आपको शुद्ध क्लोरीन जो आपको चाहिए वो मिल पाएगी। यानी अभी एक हिस्सा आपको कराया है, अभी इसके 2 हिस्से बाकी हैं, एक ये वाला चैम्बर कराना बाकी है और एक ये वाला चैम्बर कराना बाकी। ठीक है, यानी आधा ही हो पाया है, अब आधा